अपना क्या Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस चैनल पे पढ़ाई लिखाई एंड कोड में। तो आई होप आपने अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफी अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तैयारी तो अब प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्टडी का ये काफी पीक टाइम चल रहा है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हम 10-15 दिन में पढ़ लेंगे, 10-15 दिन पहले पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बस और कुछ नहीं। इसलिए प्रोकास्टिनेशन जो होता है एक बहुत बड़ी बीमारी है। प्रोकास्टिनेशन, कल 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 करेंगे, इस तरफ करेंगे, ऐसा आ जाएगा तो करेंगे, ये चीज अरेंज हो जाएगी, ये रिसोर्स आ जाएगी ना, बस तब पक्का स्टार्ट कर देंगे। वो कल नहीं आता। तो प्रोकास्टिनेशन की बीमारी से बचिए और स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हर बच्चे में ना एक बटन होता है स्टार्ट मोड का, सब में होता है, बच्चों में, बड़ों में, सब में होता है, ठीक है। अब अगर हम बोर्ड के लिए ले तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उन्होंने साल के स्टार्टिंग पॉइंट से ही, मतलब जब सेशन स्टार्ट हुआ था तभी से स्टार्ट मोड का जो बटन है ना, उन्होंने उसको दबा दिया है ना, और लग गए मेहनत पे, ठीक है। मोमेंटम अप एंड डाउन होता है काफी रीजंस की वजह से, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और भी काफी चीजें होती हैं, लेकिन ठीक है, उन्होंने वहां से स्टार्ट कर दिया और लास्ट तक उसको लेके जाते हैं और बहुत अच्छा अचीव करते हैं और वही टॉपर भी बनते हैं। कुछ लोग 2-3 महीने निकलते तब उन्हें होश आता है कि अब हम 10th क्लास में आ गए हैं और अब हमें क्या करना है, बोर्ड्स, हमारे बोर्ड्स होते हैं तो हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। कुछ होते हैं बिल्कुल बिल्कुल लास्ट साल खत्म होने वाला है तब आ रहे हैं, ठीक है, तब दिवाली वाली मना के तब उनको याद आता है कि अच्छा हमें बोर्ड्स भी देने हैं, चलो अब पढ़ाई करते हैं। कुछ होते हैं कि हम अब कितना टाइम रहेगा यार, अब बस 10 क्या कर लेंगे, 10-15 दिन पहले बस पढ़ लेंगे, पास होके आ जाएंगे। तो ये जो 10 से 15 दिन वाले होते हैं ना, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ना ये यहाँ होते हैं ना ये यहाँ होते, कहीं इनका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ठिकाना नहीं है। तो आपको इस कैटेगरी से बाहर निकलना है और अपना ये जो स्टार्ट मोड है ना, ये बटन, इसको दबा दीजिए। आज स्टार्ट कर देंगे, बिलीव में 1.5-2 महीने रह गए हैं, रिग्रेस हार्ड वर्क करते हो तो आप काफी अच्छा स्कोर करोगे और काफी शॉकिंग रिजल्ट्स भी दोगे। जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि नहीं कर रहा, नहीं पढ़ाई कर रहा है, ये नहीं करने वाला कुछ, वाकई आप उन्हें प्रूफ कर दोगे कि वाकई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो मैंने करके दिखा भी दिया। तो फिलहाल हम अपने इस वन शॉट का स्टार्ट बटन दबा देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस वन शॉट को। तो वैसे तो ये जो चैप्टर है ये काफी बड़ा था, लेकिन अब खुश हो जाइए, सीबीएसई ने इसमें काफी टॉपिक्स, मतलब काफी क्या, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के सब कुछ डिलीट ही कर दिया है। तो हमें बस जो पढ़ने हैं वो हमें सिर्फ 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। 2 पार्ट भी छोड़ो, ये तो एक छुटकू सा पार्ट है, इंट्रो। ये क्या है, इंट्रो है। और ये जो है ये एक मेन कह सकते हो, मेन पार्ट है, तो बचा ही क्या। इसके भी 3 छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, सिल्क रूट्स, फूड ट्रेवल्स, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ठीक है। तो हमें बस यही पढ़ना है इसमें, एक तरीके से सिर्फ यही पढ़ना है और बस, और कुछ नहीं पढ़ना। तो आप क्या करिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से वन शॉट को अब हम। तो है इस चैप्टर का इंट्रो, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, मैं ग्लोबल वर्ड बोलूं तो क्या मतलब है, ग्लोबल का मतलब क्या समझ में आता है हमें, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फैला हुआ, बिल्कुल विशाल, बिल्कुल, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब ये हो गया, हमने पढ़ लिया क्या, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, एक डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या आ गया, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ करेंसी होगा, ठीक है, पैसे, मॉनेटरी चलेगी यहाँ पे, है ना। तो किससे एसोसिएटेड होता है, मूवमेंट होता है गुड्स का। गुड्स मैंने आपको पहले ही बताया क्या होती है, रोजमर्रा की चीजें होती है जो सर्वाइवल के लिए हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी चीजों का मूवमेंट होना। टेक्नोलॉजी मूव हो रही है, जैसे होता है जापान की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के यूज कर रहे हैं, हमारी कोई टेक्नोलॉजी है कोई दूसरी कंट्री यूज कर रही है, ये हो गया। हमारे आइडियाज हो गए, है ना, हम कहीं दूसरी कंट्री के आइडियाज को यूज कर रहे हैं और हमारे आइडियाज को कोई दूसरी कंट्री यूज कर रही है, इस तरीके से।
और साथ में पीपल का कैसे है, जैसे इंडियंस जाके नासा में काम कर रहे हैं, और भी जगह काम कर रहे हैं, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो शायद यहाँ की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, पीपल भी क्या हो रहे हैं, उनका भी फ्री मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी को कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। आई होप काफी सिंपल सी डेफिनेशन थी आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट डाउन करिए इसे, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो आपको इससे लिखना है, और आगे मैं जो थोड़ा सा समझाने वाली हूँ उसके एक दो पॉइंट्स आप लिख देंगे, आपकी ये 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, 2 मार्कर 3 मार्कर, हमारा ये तैयार हो गया। तो उसे नोट डाउन करिए। अब करने वाले हैं हम सिल्क रूट्स। सिल्क रूट्स मतलब जहाँ पे सिल्क का क्या हुआ था, ट्रेड हुआ था, वो रूट्स। ठीक है। देयर आर सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी नेटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, सिल्क रूट्स हैं जहाँ पे सिल्क का ट्रेड हुआ था, और वो क्या करते हैं, एशिया के काफी बड़े बड़े रीजन्स को और क्या कहते हैं, नेशंस को क्या करते हैं, लैंड और सी के थ्रू क्या करते हैं, नेट टुगेदर करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। ये रूट्स क्या करते हैं, एशिया के वास्ट रीजन्स को आपस में जोड़ते हैं, बाय लैंड बाय सी, है ना, लैंड पे भी बने हैं ये रूट्स और सी के थ्रू भी ये रूट्स बने हैं, है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सिल्क रूट्स लिंक्ड एशिया विद यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका। अब जो बात हमने ऊपर लिखी है उसका एक नीचे एग्जांपल है कि सिल्क रूट्स क्या करते हैं, एशिया को यूरोप से और नदर्न अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। इसके बाद है, फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज यूज्ड टू ट्रेवल थ्रू दीज रूट्स। अब क्या, वो जो फेमस चाइनीज सिल्क होता था, उसके कार्गोज, कार्गोज मतलब उसका जो शिपिंग करते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, वो क्या हुआ था, इन रूट्स के थ्रू हुआ था, इसीलिए इनको सिल्क रूट्स कहा जाता है ना। क्या हुआ था, फेमस जो चाइनीज सिल्क होता है ना, जो रेशम का धागा होता है, सिल्क वॉर्म से जो बनता है, उसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इन रूट्स से हुआ था, इसलिए इनको सिल्क रूट्स भी कहते हैं। इसके बाद, दीज रूट्स आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग प्री मॉडर्न ट्रेड एंड ग्रोइंग कल्चरल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिस्क्रीट प्लेसेस एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये जो रूट्स हैं, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, काफी ग्रेट एग्जाम्पल है किस चीज का, जो प्री मॉडर्न ट्रेड था वो जो ग्रो हो रहा था वो, और साथ में जो कल्चरल रिलेशनशिप्स बन रहे थे डिफरेंट जगह के लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, है ना। तो ये सब चीजें जो हो रही थी, इसका ग्रो किसकी वजह से हो रहा था, इन सिल्क रूट्स की वजह से हो रहा था, इसलिए यहाँ पे लिखा है these routes are great example of growing pre-modern trade and growing cultural relationships between discrete places and people across the world. इसके बाद है, religious preachers from Buddhism, Christianity and Islam had traveled through these routes. अब जो काफी जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो है ना, थोड़े से स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, धार्मिक संत थे, होते हैं ना, वो लोग किस रूट से ट्रैवल करे थे, इन्हीं सिल्क रूट से क्या हुए थे, उन्होंने ट्रैवल किया था, अलग अलग जगह जाके क्या करना, उपदेश देना, अपने धर्म को क्या करना, उसको एडवर्टाइज करना, उसका धर्म का प्रचार करना। ये सब किसने किया था, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के रिलीजियस प्रीचर्स ने, इन सिल्क रूट्स का यूज करके। तो एक बार सारे पॉइंट्स को मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला पॉइंट क्या है, कि जो सिल्क रूट्स है ये क्या करते हैं, लैंड और सी के थ्रू डिफरेंट जगहों को, एशिया के डिफरेंट वास्ट एरिया को, रीजन्स को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या है, सिल्क रूट्स, उसका एक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, सिल्क रूट्स लिंक्ड एशिया विद यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका। अब जो सिल्क रूट्स हैं वो एशिया को किससे के साथ जोड़ते हैं, यूरोप के साथ भी और नदर्न अफ्रीका के साथ भी जोड़ते हैं। इसके बाद, जो फेमस चाइनीज सिल्क था, अब इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, कि जो बहुत ज्यादा फेमस है, चाइनीज का क्या, चाइना का क्या फेमस है, सिल्क। तो वो क्या किया जाता था, यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। कार्गोज मतलब क्या होता है, शिपिंग करना, है ना, सिंपली शिपिंग करना, तो वो करी जाती थी इन रूट्स के थ्रू, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिल्क रूट पड़ गया। ये वाला पॉइंट क्या है, दीज रूट्स आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग प्री मॉडर्न ट्रेड एंड ग्रोइंग कल्चरल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिस्क्रीट प्लेसेस एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये जो सिल्क रूट है ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल है ग्रोइंग प्री मॉडर्न ट्रेड का। ठीक है, जो व्यापार फैल रहा था धीरे धीरे, उसका एक काफी इंपॉर्टेंट और कह सकते हो काफी ग्रेट एग्जाम्पल था। और क्या कर रहा था, साथ साथ में ट्रेड तो जो बन रहा था, बन ही रहा था, लेकिन लोग क्या हो रहे थे, ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे,
तो जो कल्चरल रिलेशनशिप है वो भी लोगों के बीच में बिल्डअप हो रहा था। लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज कर रहे थे, समझ रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, उनसे कुछ सीख रहे थे, जो भी उनको अच्छा लग रहा था सामने वाले बंदे के कल्चर में, उसको वो अपने अंदर भी क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, रिटेन कर रहे थे। तो इस ये काफी ग्रेट एग्जाम्पल है सिल्क रूट इन सब चीजों का। फिर एक पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट, जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जो क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, जो संत होते हैं ना ये सब, तो ये जो धार्मिक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो धार्मिक संत थे, उन्होंने भी इन रूट से क्या किया था, ट्रेवल किया था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो बस सिल्क रूट्स में आएगा, आपको इतने पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स है, इनफ है। इसको और थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज इतने में भी आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 5 फुल मिल जाएंगे अगर 5 मार्क्स का आता है तो। ठीक है, तो सिल्क रूट्स हमने कंप्लीट कर लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सिल्क तो ग्लोबली लोगों के पास पहुंचा, ठीक है, सिल्क रूट्स के थ्रू। साथ साथ में फूड, यानी स्पेगेटी की यहाँ पे केस स्टडी दी है, पोटैटो, ये काफी क्या हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ इस चीज का, ये भी काफी ग्लोबली लोगों के पास पहुंचा, इसका भी क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे सिल्क का हुआ था। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स है बस इसमें। नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना एंड बिकम स्पेगेटी। ठीक है, जैसे जो नूडल्स होते हैं, बेसिक जो नूडल्स होते हैं, वो जब कहाँ से, चाइना से वेस्ट की तरफ गए, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ गए, तो क्या हुआ, वो नूडल्स क्या बन गए, स्पेगेटी बन गए। ठीक है, चाइना में क्या बोला जा रहा है, उन्हें नूडल्स बोला जा रहा है, बट जब वो यहाँ चले गए, यहाँ के वेस्ट में चले गए, तो क्या बन गए, वो स्पेगेटी बन गए, उनका नाम क्या बन गया, स्पेगेटी, यानी एक तरह से वो नूडल ही होता है। ठीक है, इसके बाद है, जो कॉमन फूड्स कौन यूज करता था, सिर्फ वो यूरोप और एशिया में ही इंट्रोड्यूस हुए, तो कौन कौन से हैं, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, स्वीट पोटैटोज एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे, चिली वगैरह, ये सब कहाँ सिर्फ यूज होता था, यूरोप और एशिया में यूज हुआ था, ये यही इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग क्या खाते थे फिर, सब यही पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ, तो जबकि हमारे यहाँ जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो आज के नहीं, काफी मतलब काफी समय से स्पाइसेस यूज हो रहे हैं। आई डोंट नो कैसे लिखा है, बट स्टिल हिस्ट्री है, पढ़ना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड अमेरिका, क्रिस्टोफर ने क्या किया था, जब अमेरिका को डिस्कवर किया था, उसके बाद से कॉमन फूड्स क्या होने लग गए, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, स्वीट पोटैटोज और बहुत सारी चीजें, चिली वगैरह, जो यूज करने लगे, कौन यूज करने लग गए, यूरोप और एशिया में इनका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो ये है बस फूड ट्रैवल, कैसे स्पेगेटी और पोटैटो और जो भी चीजें हैं, जो जिनका क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो उसको नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिया है तो हम इसे पढ़ेंगे। तो अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, बिल्कुल एंड होने वाला है इस चैप्टर का। कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड एंड डिसीज, एक एक का मतलब समझते हैं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है, कहाँ से आए, कॉन्कर से लिया गया। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, मिलिट्री फोर्स, डिप्लोमेटिक तरीके से या कॉलोनियल रूल से क्या करना, कब्जा करना। तो कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड, व्यापार जो हम पढ़ ही रहे हैं इसमें, और डिसीज यानी बीमारियां, तो ये कुछ है इसके बारे में, हम इन पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं ये तीनों टॉपिक्स। ये कॉन्क्वेस्ट क्या हुआ, प्रोटेगिवस और स्पेनिश के बीच में कॉन्क्वेस्ट हुआ। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ और कॉन्कर चल रही थी, अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हो रहा था। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट डेडली वेपन यूज्ड बाय स्पेनिश कॉन्क्वर्स, वो क्या था, स्मॉल पॉक्स जर्म्स। अब लोग क्या यूज करते हैं, आयरन का कोई मेटल का कोई वेपन यूज करेंगे, है ना, गन्स वगैरह यूज करेंगे, ये सब होते हैं। लेकिन स्पेनिश जो कॉन्कर्स थे, जो आक्रमण करता थे, जो कॉन्कर करते थे, ये बिल्कुल आगे निकले। इन्होंने क्या किया, बीमारी को ही अपना हथियार बना लिया। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स होते थे, उन्होंने इसको यूज किया, किस चीज के लिए, एज अ वेपन यूज किया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जो अमेरिका के जो अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ पहले से रह रहे थे, उनकी इम्यूनिटी ऐसी डिसीज के लिए काफी क्या थी, कम थी, जीरो इम्यूनिटी थी लगभग। तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है, जब ऐसी बीमारियां, इतनी डेडलीस्ट बीमारियां ऐसे लोगों पे छोड़ी जाएंगी जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफी जीरो है, तो क्या होगा, काफी लोगों की जान जाएगी, और उन लोगों के लिए काफी ये खतरनाक साबित हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अब अमेरिका की डिस्कवरी की बात करते हैं। अमेरिका ने क्या डिस्कवर किया, एक वास्ट फर्टाइल लैंड डिस्कवर करी, है ना, काफी उपजाऊ जो जमीन होती है, फर्टाइल को क्या कहते हैं, जो उपजाऊ काफी लैंड होती है, उसे
डिस्कवर किया, मिनरल्स काफी डिस्कवर किए, क्रॉप्स को डिस्कवर किया और वर्ल्ड में एक ग्लोबल चेंज लाने की कोशिश करी और काफी मतलब ऐसे रास्ते बनाए जिसकी वजह से इन सारी डिस्कवरीज की वजह से क्या हो, ग्लोबल चेंज आए वर्ल्ड के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, सिल्वर और काफी प्रीशियस मेटल थे जिनकी माइंस मेक्सिको और पेरू में मिली हमें। क्या मिली, सिल्वर और काफी ऐसे दूसरे प्रीशियस मेटल माइंस थी जो कहाँ मिली हमें, मेक्सिको और पेरू में, जिसकी वजह से यूरोप की जो वेल्थ थी वो बूस्ट हो गई है ना। ये कहाँ पे है, यूरोप में है। तो क्या हुआ, यूरोप की जो वेल्थ थी वो बिल्कुल बूस्ट हो गई और वो क्या करने लगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी किसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गया, एक्सपोर्ट ही करेगा ऑफ कोर्स, सिल्वर और जो उसके पास प्रीशियस मेटल थे उनकी क्या करने लग गया, एक्सपोर्ट करने लग गया और अपने ट्रेड को फंड करने लगा ताकि उसका जो ट्रेड है वो क्या हो जाए, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में क्या हो, रन हो, उसका ट्रेड अच्छे से फ्लरिश करे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप की जो वेल्थ थी वो काफी बूस्ट हो गई इन माइंस की लोकेशंस की वजह से। इनकी ये जो माइंस थी, इन मेटल की जो माइंस थी वो कहाँ थी, मेक्सिको और पेरू में। ठीक है, इसके बाद है इंडिया अब इसमें पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिया भी, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में, ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो शायद दूसरी कंट्रीज में नहीं है, तो इंडिया कहाँ से ट्रेड में पीछे रहेगा, है ना। तो इंडिया का एक की रोल था ट्रेड नेटवर्क में, क्योंकि इंडिया के पास ट्रेडिंग नॉलेज काफी अच्छी है ना, व्यापार की काफी अच्छी सूझबूझ है, काफी अच्छे ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ। इसके बाद आज भी वो चीज है, गुड्स, काफी काफी ऐसी चीजें हैं जो दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलते, जैसे स्पाइसेस हो गए और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अकेले प्रोड्यूसर, एक काफी लीडिंग प्रोड्यूसर हम ही सब हैं। ठीक है, इंडियंस हैं। इसके बाद क्या है, काफी ऐसे आइडियाज है जो एक्सचेंज हुए और ट्रेड नेटवर्क में और ग्लोबल ट्रेड में उसने क्या किया, हेल्प किया। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड एंड डिसीज। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये चैप्टर, ये वन शॉट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इसके, काफी ऑलरेडी चैप्टर काफी छोटा है, तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है बोर्ड तक। और जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ, आपको क्या करेंगे, आप पहले आप नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है आपका, नोट्स बनाइए। अगर नहीं बनाए, अभी भी नहीं बनाया आपने वीडियो के साथ साथ में, तो बनाइए। आप क्या क्या करिए, जब वीडियो देखा करिए, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ समझिए उसे अच्छे से और फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाया करिए। बट स्टिल अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से आप नोट्स बनाइए, दोबारा से वीडियो को देखिए, इससे आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटली आप जैसे टाइम बनाइए कि हर 3 दिन में मुझे ये वो चैप्टर क्या करना है, टच करना है, उन नोट्स को एक बार देखना है। ठीक है, और आप फिर क्या करेंगे, जो पीवाईक्यूज होते हैं, रिवाइज करने के बाद क्या करेंगे, आप उन पीवाईक्यूज को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ में सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ हाँ मुझे आता है कि नहीं आता, ये नहीं करना है। प्रॉपर बैठिए, क्योंकि लेंदी पेपर होता है सोशल का, आप उतना लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आपको उतने पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसकी लेंथ आपको अच्छी, आप मतलब वर्ड्स की कहीं कमी तो नहीं हो रही, कीवर्ड्स आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि कभी कभी होता है हम क्वेश्चन पढ़े, अच्छा अच्छा हाँ ये हमें आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड और डिसीज के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा कुछ आ गया, तो बच्चे जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो 3 से 4 पॉइंट ही लिख पाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वर्ड्स की कमी होती है, उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो आपको वही करना है, आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को रीड नहीं करना है, ये रीड वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, इनको सॉल्व करिए, लिखिए, सॉल्व एंड राइट, राइट एंड सॉल्व मतलब लिखिए और करिए। और फिर एक वेल्यूएबल जो एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है, आंसर की हो सकती है, वहां से उसको क्या करिए, चेक करिए कि क्या आपने ये जो आंसर्स है वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, जितने पॉइंट्स होने चाहिए रिक्वायर्ड वो है कि नहीं है, आपने जो आंसर्स लिखे उसकी लेंथ रिक्वायर्ड मतलब है, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज आपको किससे पता चलेगी, इस चीज को करने से। आप इससे करिए और आप देखिए आपको लास्ट में आप क्या फील करोगे कि आपकी जो सोशल स्टडीज है उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, ये स्माइल मिलेगी आपके फेस पे जब आप ऐसे ही वीडियोस को क्या करोगे, इन वन शॉट्स को कवर करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, रिवाइज क्या करना है, विद इन 3 डेज, हर चैप्टर को विद इन 3 डेज रिवाइज करना है। थोड़ा थोड़ा करके करिए, जैसे ये चैप्टर तो काफी छोटा है, एक दिन में आराम से हो जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया,
राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, तो उसमें पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक चैप्टर को जैसे मान लीजिए काफी बड़ा चैप्टर है तो 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए और कहिए हर 3 दिन में मैं क्या करूंगा, एक एक पार्ट को रिवाइज करूंगा। इस टाइप से करने से क्या होता है कि आपका जो सोशल है ना, आप मतलब आपसे टॉपिक्स बिल्कुल आपके दिमाग से जाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि एक थ्योरी है, एक कहानी चल रही है, काफी चीजें जो नहीं याद कर रख पाएंगे, ऐसे काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जैसे ये मैक्सिको और पेरू, ठीक है, इसको बार बार याद करोगे कि ये सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स कहाँ मिले थे, इनकी माइंस कहाँ मिली थी, मैक्सिको और पेरू में मिली थी, जिसका फायदा किसे हुआ, यूरोप को हुआ। हमें नहीं पता इतनी अच्छी सी चीजें, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। सोशल स्टडीज मतलब रट्टाफिकेशन यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे इसलिए अच्छे से पॉइंट्स लिख देती हूँ क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें सारी चीजें काफी मिक्स लिखी हुई है और वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज अ स्टूडेंट समझना, सारे पॉइंट्स को समझना क्या किसमें है ना, तो वो चीज हमें नहीं पता चल पाती और एग्जाम में कितना लिखना है क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिखवाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए अच्छा इस टॉपिक के अंदर मुझे कितना लिखना है, कितना इंपॉर्टेंट है, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, तो आपको इससे क्या हो जाती है, एक अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो ये वन शॉट्स आपके आई होप काफी हेल्प कर रहे होंगे आपके सोशल स्टडीज में। ठीक है, ऐसे ही वन शॉट्स आते रहेंगे, पूरी हम सोशल स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करती रहिए। ऑल द बेस्ट।